अस्सलाम वालेकुम एडीपी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन में बच्चे दो चीज़ें हमने शामिल करनी है। नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी और नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। सो फर्स्टली व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी बेटा एक ग्रीक टर्म है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 बायो, बायो मीन्स लाइफ, एंड लोगोस, लोगोस मीन्स स्टडी। सो वी कैन से दैट बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन रेज होता है बेटा कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव लाइफ, और यू कैन से दैट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हम डिस्कस करेंगे जिससे हम लोगों को पता चले कि कौन से ऑर्गेनिजम्स लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग है। तो इन करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट को। The organisms that exhibit movement or the organisms that can show movement are included in the living organisms, while non-organisms can't move। जैसे आप देखें, आप मूव कर सकती हैं, लेकिन अगर हम यहीं पे देखें किसी चेयर को, किसी टेबल को, और वो मूव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब चेयर और टेबल जो हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडेड हैं, जबकि हम लोग जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडेड हैं। सेकेंड वन इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक। जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख रही हैं, एक छोटा सा नन्हा सा एम्ब्रियोनिक प्लांट है, वो डेवलप होते हुए अपने साइज़ में जो है वो गेन कर रहा है साइज़ को और बड़ा हो रहा है। इट मीन्स वो ग्रोथ को शो कर रहा है। और अगर हम अपनी बात करें, एक छोटा सा बेबी जो है वो एडल्ट का एक रूप धार लेता है, एडल्ट बन जाता है। छोटा बेबी जो है वो बड़ा हो जाता है, जैसे हम लोग हैं। तो हम लोग किसको शो कर रहे हैं? ग्रोथ को। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे अभी हमने टेबल या चेयर की एग्जाम्पल, या आप किसी भी और चीज़ की एग्जाम्पल लें, उनको देखें, वो अपने साइज़ में कोई भी इजाफा नहीं कर सकते। इट मीन्स वो नॉन लिविंग है। द थर्ड वन इज़ केमिकल रिएक्शंस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग बहुत कॉमनली एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो सूरज की रोशनी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसी एनर्जी को फिर हम लोग एनिमल्स जब उन प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो हम लोगों को भी मिलती है, और एनर्जी हम अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। जबकि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी में किसी किस्म के केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, सो वो नॉन लिविंग है। द थर्ड वन इज़ फूड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैंने कहा कि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उस सब के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। न्यूट्रिशन के लिए क्या ज़रूरी है? फूड का लेना ज़रूरी है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड लेते हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग जैसे कि जंक फूड दिखा रहा है, बड़ा टेस्टी सा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम लोग ये सब लेते हैं। जबकि हम प्लांट्स की बात करें तो वो भी हमें पता है, उनकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन से पानी जो है वो कलेक्ट करती हैं। इसी तरह से उनके क्लोरोफिल में जो है वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है बाय द फोटोसिंथेसिस, और वो भी ग्लूकोज एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी फूड लेते हैं। जबकि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड नहीं लेता। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वट इज़ रिप्रोडक्शन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफ सफरिंग उनके जैसे ही अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे लेकर चलते हैं। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मज़ीद अपनी पॉपुलेशंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं खुद से, तो दैट इज़ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक सर्टन करेक्टरिस्टिक्स थी जो बेटा आप देखेंगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। यहाँ से मेरा ख्याल इतना तो क्लियर हो गया होगा कि लिविंग जो हैं उनमें ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, बल्कि हमारे अलावा प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो भी ग्रो कर सकते हैं। छोटा सा नन्हा सा पौधा बड़ा पौधा बन जाता है, और उनमें डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स भी होती हैं, टर्गर प्रेशर वगैरह, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में नेक्स्ट। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, और हम लोग बहुत से अशरात देख रहे हैं, एनिमल्स, ये सब के सब क्या हैं? लिविंग हैं। जबकि अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो ये तमाम चीज़ें जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती हैं, वो सब की सब जो है वो नॉन लिविंग में इंक्लूड होंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म था बेटा हम लोगों ने जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, सॉरी, आई थिंक सो हेयर,
व्हाट इज़ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ में, तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं सेट ऑफ करेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने सेट ऑफ करेक्टर्स तो पढ़ लिए कि जो लाइफ को अलग करते हैं लिविंग की, लिविंग जो लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग कर देते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोटिस करेंगे, वो ये कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो कि पहले लिविंग थे लेकिन उनकी डेथ के बाद वो भी अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड होंगे। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, हम लोग अक्सर उसमें बच्चे घूम जाते हैं और फ़र्क नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि ये लिविंग था, डेथ के बाद भी शायद लिविंग होगा। बट बेटा अगर हम करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखेंगे तो यू नो दैट कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड नहीं लेता, वो मूव नहीं कर सकता, और वो ऑफ कोर्स ग्रो अप नहीं हो सकता, अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर वो तमाम करेक्टरिस्टिक जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करती हैं उनमें से कोई एक करेक्टरिस्टिक भी उसमें नहीं है अब मौजूद, तो ऑफ कोर्स वो किस में शामिल होगा, नॉन लिविंग में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जगह चूँकि हम डिटेल लेके जाएंगे, थोड़े सा हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करेंगे। तो हम जब रिलेट करेंगे कि बायोलॉजी का बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारी फील्ड्स के साथ ताल्लुक है, क्योंकि लाइफ है तो ही ये सब फील्ड्स जो हैं वो चलती हैं, तो फिर वहाँ पे हम अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा इलेबोरेट कर पाएंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में यहाँ बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जिनको हम डिटेल से ज़रा यहाँ पढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले अगेन उसने आपके साथ शेयर किया है, लाइफ क्या है, इज़ अ सेट ऑफ करेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। और ये देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स। देन करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी ये अभी हमने नहीं पढ़ना, हम डिस्कस करने वाले थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में 3 मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, बेटा आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 इज़ जोलॉजी, एंड व्हाट इज़ जोलॉजी? जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ animals, very very important. What is zoology? Zoology is the study of animals. Secondly, what is botany? क्योंकि अभी मैंने कहा ना बेटा कि एनिमल्स भी किस में है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडिंग रहते, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी स्टडी भी किस में किसका पार्ट होगी, इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। देन व्हाट इज बॉटनी? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। थर्ड वन माइक्रोबायोलॉजी, और अभी हम डिस्कस करके आए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो इंक्लूडेड इन द बायोलॉजी, उनकी स्टडी भी। तो फिर हम यहाँ यही डिस्कस करने वाले हैं कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, जैसे आज आजकल आप जानती हैं कोरोना वायरस के बारे में हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पेंडेमिक है, तो ये भी स्टडी जो है, जब हम इसको स्टडी करेंगे ताकि हम कुछ इलाज निकाल सकें, तो वो सारी स्टडी किस में इंक्लूड होगी, बायोलॉजी में इंक्लूड होगी। ठीक है, देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। दीज आर फंडामेंटल ब्रांचेस, क्योंकि ये बेसिक हैं, जिसकी बेस पे हम डिफाइन भी करते हैं बायोलॉजी को। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका रिलेशन देखते हैं अदर ब्रांचेस के साथ, बायोलॉजी का अदर फील्ड्स के साथ। तो उसमें हमारे पास और बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। नंबर 1 इज़ इकोलॉजी। व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी बच्चे रिलेशनशिप है इंटरनल बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी हम इकोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसकी वजह से उसके इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, या फिर हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट में होने वाले जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। हमारी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि हमने फैक्ट्रीज लगा ली, हम लोग इस किस्म के बहुत सारे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे गाड़ियाँ चलाते हैं और उनके फ्यूल से और धुएँ से जो है वो पोल्यूशन इंक्रीज बढ़ रही है, जो हमारे इन्वायरमेंट पे हाजर्डस इफेक्ट रखती है। तो बेटा ये हमारा इफेक्ट है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। एक एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को। लाइक हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे बड़ी सिंपल सा, ठंडे इलाकों के लोग गोरे होते हैं और गर्म इलाकों के लोग जो हैं वो सांवले होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के ऊपर किसका इम्पैक्ट आ रहा है, ठंडा इलाका और गर्म इलाका, ये इन्वायरमेंट है ना, तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आ रहा है। तो इस किस्म की स्टडीज़ जो है वो इकोलॉजी में जो है वो हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी। एंड व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यानी एक एग से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के दौरान जितने भी मराहिल होंगे उन तमाम स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे। कौन सी ब्रांच में? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में। एंड नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलिज है, जहाँ हम लोग हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं या ऑर्गेनल्स हैं मौजूद हैं उनका क्या फंक्शन है। ऑर्गन्स सॉरी अगर मैं एलेबोरेट करूँ क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे हैं, तो बेटा ऑर्गन्स क्या होते हैं। ऑर्गन्स जिस तरह से मैं अपने दिल की बात करती हूँ, जिगर की बात करती हूँ, या मैं अपने मैदा की स्टमक की बात करती हूँ, हम इस तरह के किसी भी अपने बॉडी पार्ट की बात करें जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन। लाइक आप फेफड़ों की बात कर लें, लंग्स, लिवर और हार्ट एक्सेट्रा, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स क्या है, ऑर्गेनेल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक सेल को पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ लाइफ उसके यहाँ यूँ कि आप कह सकते हैं कि सबसे बेसिक चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म को बना रही है वो सेल है। और सेल में मौजूद जितनी भी चीज़ें होंगी जो सेल के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वो सारे उसके क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो इन सब के फंक्शंस को जो स्टडी करना है, दैट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो फंक्शन है। तो उनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, फिजियोलॉजी में शामिल होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर से रिलेट करे कि वो दिखने में कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी साख्त कैसी है। हम आप यूँ भी कह सकते हैं कि बैरूनी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर किसी चीज़ को, किसी लिविंग थिंग को और उसके पार्ट को अगर हम देख रहे हैं वो किस किस्म की उसकी बनावट है, तो वो किस में, कौन सी ब्रांच में स्टडी होगी, मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं बेटा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अभी जो मैंने कहा अगर हम उसको बैरूनी तौर पे फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं तो वह एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में शामिल होगा। और अगर हम लोग बेटा स्टडी कर रहे हैं उसको इंटरनली के, सॉरी ये थोड़ा इनविजिबल सा हो गया, हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ डायसेक्टेड ऑर्गेनिज्म और इट्स ऑर्गन्स। यानी एक ऑर्गेनिजम्स को कट करें, डायसेक्ट करें और फिर उसके अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। हम लोग उसका हार्ट, उसका लीवर और जैसे अभी मैंने डिफरेंट ऑर्गन्स के नाम लिए, अगर हम उनको स्टडी करते हैं, इवन हम मसल्स को स्टडी करते हैं, तो वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में है। और बेटा इसका एक सेकेंड नेम है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट, बिकॉज अक्सर जो है वो इसी नेम के साथ जो है वो पूछ लिया जाता है कि डेफिनेशन जो है वो आज किसी नेम से की जाती है, तो फिर आपने भूलना नहीं है। द सेकंड नेम इज़ एनाटॉमी, बिकॉज व्हाट इज़ एनाटॉमी, तो आप लिखेंगी एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ डायसेक्टेड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गन्स। देन नेक्स्ट वन इज़ पैलियोंटोलॉजी है, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड रिलेशनशिप ऑफ इट्स टू द एवोल्यूशन। very 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 important definition, fossils and their relation to the evolution of life। अब यहाँ पे इसकी 2 फर्दर ब्रांचेस जो हैं वो सब ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 इज़ पैलियोबोटनी एंड नंबर 2 इज़ नंबर 1 इज़ पैलियोबोटनी एंड नंबर 2 इज़ पैलियोजोलॉजी। और मेरा ख्याल है अब इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फॉसिल प्लांट्स की स्टडी करेंगे, चूँकि बॉटनी अभी हम लोग पढ़ के आए, तो वो पैलियोबोटनी में शामिल होंगे, और अगर हम एनिमल्स के फॉसिल को स्टडी करेंगे तो पैलियोजोलॉजी में आएंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपसे डिस्कस कर रही थी स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड रिलेशन टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो हम अभी नेक्स्ट बेटा ब्रांचेस में एवोल्यूशन की ब्रांच भी पढ़ने वाले हैं, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ एवोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। बहुत अच्छे से याद रखिएगा बच्चे, हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यूज़ के लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पे एक टर्म आ गई, न्यू टर्म, जो कि साइंस वाले बच्चे तो ऑफ कोर्स जानते होंगे, बट आर्ट्स के बच्चे जो हैं वो इनफेमिलियर होंगे इससे। तो व्हाट आर टिश्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटा, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि एक बेसिक जो हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है, या यूँ कह सकते हैं कि सबसे छोटा पार्ट जो कि रिपीट होगा बार बार, एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, वो सेल है। तो सेल का एक ऐसा ग्रुप जो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसको हम टिश्यू कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अपनी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल के साथ आपको एलेबोरेट करके बताती हूँ। जैसे सोचें कि हम लोग ईंट है, ईंट जो है वो एक सेल है, और ऐसी बेशुमार एक जैसी ईंटें हमें मिलाते हैं और बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप कर लेते हैं। लाइक अगर मैंने बहुत सारी ईंटें एक साथ मिलाई और मैंने एक दीवार बना ली, तो वो समझ लें दीवार एक टिश्यू है। फाइन, क्योंकि तमाम ईंटें जो हैं
वो सब का सब एक ही का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक बैरियर, एक बाउंड्री और एक लिमिटेशन को शो कर रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा एक टिश्यू हो गया। लेकिन हम उन्हीं ईंटों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग खरगोश का घर बना सकते हैं, हम फार्म की बिल्डअप कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप डिफरेंट सा बना सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो ईंट है वो एक सेल है, और अगर बहुत सारी ईंटें मिलकर कुछ बना रही हैं और उन सब का एक ही फंक्शन है, तो वो क्या कहलाएगा, एक टिश्यू कहलाएगा। अब आप इसको थोड़ा बायोलॉजी से रिलेट कर लें। जैसे अभी मैंने कहा कि तमाम की तमाम बॉडी सेल से बनी हुई है, और फिर मैंने कहा कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे कि हम हार्ट की बात करते हैं, तो बेटा दिल में जो डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं उन सबका फंक्शन सेम है। उनका फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। वो ब्लड को पंप कर रहे हैं, वो सिकुड़ते हैं ताकि ब्लड उनमें से बाहर जा सके, वो फैलते हैं ताकि उसके अंदर ब्लड जो है वो शामिल हो सके। तो तमाम सेल्स जो हैं वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कार्डियक टिश्यू बन जाएगा। वो तमाम सेल्स जो है वो एक टिश्यू जो है उसके नाम से जाने जाएंगे, दैट इज़ कार्डियक टिश्यू। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन से टिश्यूज़ की, नेक्स्ट बात कर लें हम लोग, लाइक आप बात कर लें स्टमक के टिश्यूज़ की। तो स्टमक के तमाम सेल्स का फंक्शन क्या है, उनमें डिफरेंट टाइप, जो सारे के सारे सेल्स हैं उन्हें एक तो उन्होंने खारिज करना होता है गैस्ट्रिक जूस, ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर सकें। सेकेंडली उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने काइम प्रोड्यूस करना है, यानी कि उन्होंने फूड को मिक्सअप करना है विद द जूस, और उस किस्म की स्पेसिफिक मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है, जिस मूवमेंट में क्या होता है, जिस तरह एक शेकर में मिक्स हो जाता है, मिक्सचर हम यहाँ शेकर यूज़ करते हैं, तो उसमें हम दो चीज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो सेकंड वो इस किस्म की मूवमेंट को प्रोड्यूस करना है, जो कि हार्ट के फंक्शन से बहुत डिफ्रेंशिएट करता है, बहुत वेरी करता है। तो दैट्स वाई जो हार्ट का टिश्यू है वो चेंज होगा, डिफरेंट होगा, जबकि जो स्टमक का टिश्यू है वो चेंज होगा। लेकिन दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल है, ठीक है। तो सेल का एक ऐसा ग्रुप जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़। तो हम जब टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे तो उस वक्त हम उस ब्रांच को क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट आ गया बेटा एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन वो है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अभी मैंने आपसे कहा भी कि अभी आ जाएगा एवोल्यूशन, तो हम लोग फिर पैलियोबॉटनी के साथ, पैलियोंटोलॉजी के साथ उसको रिलेट करेंगे। तो व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज़ द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री एंड चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विद टाइम। यहाँ फिर अगेन पहले दो टर्म्स हैं जिनके बारे में थोड़ा बता दूँ आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है बेटा अबाउजदाद से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स से मुराद हमसे पहले आने वाली जो हमारी नस्लें थी, जो ह्यूमन बींग्स, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, अगर हम लोग किसी एक खास स्पेसिफिक स्पीशी की बात करें जैसे ह्यूमन बींग्स की, तो हमसे पहले जो आने वाली नस्लें थी वो हमारे आबाउजदाद में शामिल होती हैं। तो उनकी हिस्ट्री और फिर तब से लेकर अब तक के वक्त में आने वाली चेंजेस, यानी हमारे आबाउजदाद कैसे थे और किस किस्म के इन्वायरमेंट में वो रहते थे, कैसे उन लोगों ने वहाँ अपनी बका या ख़ुद को इवॉल्व किया, कायम रखा, और आहिस्ता आहिस्ता अब किस किस्म के ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और अब किस तरह के हैं हम लोग। जैसे अगर आप, और अबाउजदाद से मुराद में भी अगर आप समझो, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं साइंस की, तो साइंस के अकॉर्डिंग आप में से अक्सर जानते होंगे कि हम लोग कहते हैं कि जी जानवर जो हैं वो हमारे आबाउजदाद में शामिल होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया डेवलप हुआ और सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म, और आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते गए। तो हमारा पेरेंट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी तो बैक्टीरिया हुआ, ठीक है। तो तब से लेकर अब तक की लाइफ में क्या चेंजेस आए वो सब के सब हमने किस में स्टडी करने हैं, एवोल्यूशन में स्टडी करने हैं। तो अब हम इस एवोल्यूशन की डेफिनेशन को एक बार देखते हुए फिर वापस जाते हैं पैलेंटोलॉजी पे। तो देखिए, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फॉसिल्स फिर क्या है, फॉसिल्स बेटा वो रेमनेंट्स हैं, वो यू कैन से दैट वो बकिया रह जाने वाली चीज़ें हैं जो हमारे आबाउजदाद की थी। यानी अगर हम कहीं पहाड़ की खुदाई कर रहे हैं, पहाड़ की रैगिंग हो गई, यहाँ किसी जगह की हमने खुदाई की है, तो क्या है वहाँ के नीचे से हमें बहुत पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें मिल गई। लाइक हमें किसी जानदार की बकिया मिल गए, उनकी हड्डियों के सांचे ढांचे जो वहाँ पे फिक्स हो गए वो हमें मिल गए, जिससे हमें पता चला कि पहले के जानदार जो थे वो इस किस्म के होते थे। तो लेकिन अब के कैसे हैं वो, जैसे अब डायनासोर की अगर बेटा हम बात करें तो डायनासोर अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमें कैसे पता है कि डायनासोर कभी थे? फाइन, हमें किस तरह से पता चला? हमें फॉसिल से पता चला। उनके जो भी रेमनेंट्स रह गए ज़मीन में दबे हुए हज़ारों साल पहले के मौजूद, जब वो अभी कहीं खुदाई करते हुए या किसी तरह से भी सामने आए तो पता चला कि जी इस किस्म के भी जानदार होते थे। तो फिर हमने बताया कि हाँ, हमने एक नाम रखा कि जी ये डायनासोर थे।
या हमने पुरानी बुक्स जो लिखी हुई हैं राइटर्स की वो पढ़ी, हमने उनकी पिक्चर्स देखी, तो ये सारा कुछ, तो ये सारा किस में आता है बेटा, फॉसिल्स में आता है, ठीक है। तो वो रेमनेंट्स जो डेड और यू कैन से दैट डेड और डिकेइंग रिमेन्स जो होंगे ऑर्गेनिजम्स के, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहेंगे। अब मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स को, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। हमारे पेरेंट्स से जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जो भी विरासत में चीज़ें हमें मिलती हैं, वो सारी की सारी जीन्स के थ्रू मिलती हैं। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म का मटेरियल रखा है, दैट इज़ कॉल्ड एज डीएनए। वो बहुत ही हैरानकुन वंडरफुल एलिमेंट है हमारी बॉडी का, और वो हमारी बॉडी में तमाम ऐसी करैक्टरिस्टिक्स को सेव रखे हुए हैं जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मुंतकिल हुई हैं, और हम आगे भी मुंतकिल करने की सलाहियत उसको रखते हैं। जैसे आप लोग किसी को देखते हैं, हम कहते हैं कि आपने कभी सुना होगा, शायद आपको ही कभी किसी ने देख के क्या होगा कि क्या आप फ़लाँ के बच्चे हो, यानी कि वो सिर्फ आपको फीचर्स को देखते हुए, आपकी शक्ल सूरत को देखते हुए अंदाज़ा करते हैं कि क्या आप फ़लाँ के बच्चे हो। आप कहते हैं जी जी मैं उनका बेटा हूँ या बच्चा हूँ। तो फिर इससे क्या पता चला कि वो करैक्टर्स आप अपने माँ बाप से कैसे मैच करते हो। आपने उनके जीन्स को, उन्होंने अपने जीन्स को आपके साथ शेयर किया है, और उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को आपको विरासत किया है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि आप उनसे मिलते जुलते हैं। तो हम ये सब किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी ज़ूजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन। जियो बेटा होता है ज़मीन, और ग्राफी रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। तो बेटा फिर ये क्या हो गया, ज़ूजियोग्राफी हो गया जी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर। क्योंकि वाई एनिमल्स, बिकॉज जू वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो जू मीन एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ज़मीन पर, उसको हम किस में स्टडी करेंगे, ज़ूजियोग्राफी में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है तमाम एनिमल्स एक ही किस्म के इन्वायरमेंट में और एक ही किस्म की लोकेशन पे नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे पानी के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ पानी में रहते हैं, और बहुत सारे जो हैं वो डेजर्ट में रहते हैं, तो डेजर्ट के इकोसिस्टम में ही इनहेबिट कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ जो हैं वो जंगलात में रहते हैं, तो ऑफकोर्स वो फॉरेस्ट उनका एक हैबिटेट है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि हम लोग ने अब तक बेटा ये कहा जाता है कि 30 बिलियन जो है वो मिलियन जो हैं 30 मिलियन जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स अब तक पूरे अर्थ में पाए जाते होंगे, और उसमें से सिर्फ 2.5 जो है हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया, एंड इट्स अ बिग फिगर। अगर 2.5 ही स्टडी किए हैं तो किसी एक पर्सन के लिए बेटा ये है ही नहीं मुमकिन कि वो तमाम के तमाम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सके डिटेल से, उनके फीचर्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और इस किस्म की हर रेलिवेंट जितने भी उनके फीचर्स होंगे उनको स्टडी कर सके। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजी को डिवाइड कर देते हैं, बायोलॉजी में मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं उन किस बेसिस पर, उनमें मौजूद जो है वो सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर, और यू कैन से दैट उनमें उनकी जो है डिफरेंसेस की बेस पर। तो चूँकि हम इन बेसिस पे उन्होंने एक दूसरे से अलग करते हुए उनको एक क्लासेस में उनको डिवाइड कर देते हैं, उनकी क्लास बनाते हैं ताकि स्टडी करना आसान हो जाए। तो इस जो क्लास बनाने के लिए हम लोग जो ब्रांच यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। यहाँ हमारे पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये हमने स्टडी करना है। तो ड्रग से मीन्स बेटा ये जो मेडिसिन, लाजमी ड्रग का मतलब मनशियाती होता है, वो एडिक्टिव ड्रग्स कहलाती हैं जिन्हें हम मनशियात में शामिल करते हैं। इसके अलावा बेटा जो हम लोग मेडिसिनल ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, वो हमें मेडिसिन देता है, तो दैट आर ऑल्सो कॉल्ड ड्रग्स। तो ड्रग्स की जो स्टडी है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, क्योंकि ऑफकोर्स जितना भी इस पर काम हो रहा है इंसानों के लिए ही हो रहा है, हम अपनी बीमारियों के इलाज के लिए ही काम करते हैं, तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, फार्माकोलॉजी में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम लोग फर्स्टली जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ मोलेकुलर बायोलॉजी, एंड मोलेकुलर बायोलॉजी इंक्लूडेड फर्स्ट आई थिंक सो हमारा लेक्चर खासा लेंथी हो गया, आज हम इतना ही एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ब्रांचेस और कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। ओके, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और कोई एम्बिग्यूटी हो तो बेटा ज़रूर पूछें। ओके, अल्लाह हाफिज़।